कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो का डिसीज के जो आपका फंगस का पार्ट था उसका तृतीय हिस्सा यानी थर्ड पार्ट आपके समक्ष मैं ला रहा हूं, जिसमें आपका ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस का उल्लेख आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप इसको रिवीजन की साइड में देखिए कि मैंने बताया था कि फंगस एक पौधा है और ये इसमें ना तो जड़ है, ना तना है और ना ही इसके अंदर पत्तियां हैं। जबकि मैंने आपको बताया भी था कि इससे पहले इसको अविकसित प्लांट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोजन और वसा को ये एब्जॉर्ब करता है सड़े गले मतलब चीज़ों के द्वारा। और जबकि स्थिति यह है कि जो विकसित प्लांट होते हैं उन प्लांटों में जैसे अनाज यानी गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मक्का इत्यादि के अंदर मंड यानी स्टार्च रहता है। इसके कारण यह अविकसित और विकसित प्लांटों की श्रेणी में रखे गए हैं। दूसरा डिफरेंशिएट यह है कि इसकी जो कोशिका व्यक्ति है अविकसित प्लांट की यानी कवक की यानी फंगाई की, वो कोशिका व्यक्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि विकसित प्लांटों में कोशिका व्यक्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया है कि ब्लैक फंगस को म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, माइकोसिस या माइकोलॉजी। कल मैंने आपको बताया था माइकोलॉजी में माइको का तात्पर्य है कि फंगस यानी आपका फंगाई और लॉजी मतलब टू स्टडी यानी फंगाई का अध्ययन ही माइकोलॉजी है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में यानी एक ऐसी डिसीज जो कि फंगस से होती है माइक्रोमाइकोसिस कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो हम लेते हैं एक ब्रेड का पाउच खरीद के लाते हैं, उसमें से 2 ब्रेड निकालते हैं, एक ब्रेड को प्रोटेक्शन दे देते हैं, पॉलीथीन के जिपर में रख देते हैं, दूसरी ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं। दोनों ब्रेडों को मैंने पानी के अंदर डिप किया, क्योंकि उसके अंदर मामला जो है उसका था कि पॉलीथीन के अंदर प्रोटेक्शन मिला था पॉलीथीन का, और यद्यपि उसके अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कोई नहीं मिला हुआ तो दूसरी ब्रेड के अंदर 1-2 दिन बाद देखते हैं कि उस पर मोल्ड यानी फफूंद लग गई। जब उस पर मोल्ड आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च था, स्टार्च की वजह से ये मोल्ड आया, जबकि दूसरी ब्रेड पर ऐसा नहीं हुआ। यह माइकोसिस को समझने के लिए यानी फफूंद को समझने के लिए मैंने आपको बताया। ब्लैक फंगस के कुछ फंगस लाभदायक भी है और कुछ फंगस हानिकारक भी है। ज्यादातर फंगस हानिकारक है, लेकिन कुछ फंगस लाभदायक हैं। जैसा मैं आपके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि मशरूम का फंगस जो है लाभकारी है। और आप देखेंगे कि ब्रेड म्यूकोसिस हमारे एनवायरनमेंट में
हैं, यानी फंगस हमारे इन्वायरमेंट में है, और जब फंगस हमारे इन्वायरमेंट में है तो वो फंगस हमारा एक अच्छी तरीके से काम करने का काम करते हैं। फंगस ये कारण नहीं है कि SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 का वैधानिक नाम है, जिसको मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 के नाम से इसको जाना जाता है, कि इसकी वजह से आपका माइकोसिस हो रहा है। माइकोसिस इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये हमारे एनवायरनमेंट में है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ फंगस, ब्लैक फंगस के कारण क्या है, चेहरे के एक हिस्से पर दर्द होता है ब्लैक फंगस में। दूसरा लक्षण है ये दांत और मसूड़ों का ढीला हो जाना, हेड एक यानी सिर दर्द हो जाता है। नाक से निकलने वाला म्यूकस यानी सिलेस्म में ब्लड आ जाता है, उल्टियां आती हैं, काले धब्बों में ये पाया जाता है। माइकोसिस से पहले इसको हम जाइगोमाइकोसिस के नाम से जानते थे। माइकोसिस ग्रुप के अंतर्गत मोल्ड फफूंद होता है। माइकोसिस इसे माइकोमाइसिस कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि माइकोसिस ऑर्गन यूज्ड दैट द पर्सन्स बॉडी टू सस्टेन इटसेल्फ reproduce a colonize these infectious microscopic organism is known as the pathogen like a bacteria, virus or fungi। अब इसमें एक बात आप कि इसने अपनी कॉलोनी कैसे बनाई। इसकी कॉलोनी बनाने का तरीका यह है कि जैसा कि इसके लिए वर्तमान के इतिहास को हम देखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि फंगस जो पैदा हो रहा है वो नमी के कारण हो रहा है। हमारे देहाती शब्दों में इसको तरी कहा जाता है। तरी जिसके पास में ज्यादा होती है वो उसके अंदर घमंड आ जाता है। तरी का मतलब होता है नमी, यानी इसका तात्पर्य हुआ कि इसके पास में पैसा ज्यादा है, उसे तरी से कहा गया है। अब आप देखिए कि भारत के उत्तर में एक देश है और एक देश भारत के आपके पश्चिम उत्तर में स्थित है। अब उस देश को देखने के लिए, यानी एक देश हमारा हमारा पड़ोसी देश चमगादड़ है और एक देश हमारा पड़ोसी देश जो कि हमारा छोटा भाई था वो एक नालायक देश है। इन देशों ने ही भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। अब पड़ोसी देश जिसका नाम चमगादड़ है उसको हमको देखना है तो उसकी पॉलिसियों को देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी के साथ साथ नव उपनिवेशवाद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नव उपनिवेशवाद वह है कि जो देश गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, और वह देश अपनी नाक को रखने के लिए, ध्यान रहे मैं बेरबेर नाक का उल्लेख कर रहा हूं, नाक को रखने के लिए वो देश क्या करते हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है चमगादड़ देश है उससे कर्जे ले लेते हैं। अब वो कर्जे ले लेते हैं तो कर्जे लेने के बाद में अपनी सोवरेनिटी यानी अपनी संप्रभुता को वो देश खो देते हैं और उस देश के कर्ज को वो नहीं लौटा पाते। और जब चमगादड़ देश के कर्ज को वो नहीं लौटा पाते तो चमगादड़ देश उनके इस तरीके से ग्रिड बनाता है, एक जाल बुनता है जिससे कि उनकी जमीनों को हथियाता जाता है। जैसा कि उसने हम्बनटोटा द्वीप पर किया श्रीलंका में, जैसा जिबूती में किया उसने, जैसा कि अफ्रीकन मुल्क में वो कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान को आपने समाचार सुने होंगे तो आपको मालूम होगा पाकिस्तान को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटल वो डंप कर देता है और अपना कब्जा धारण कर लेता है। अब इसको नव उपनिवेशवाद कहा गया है, यानी इसने वहां पर कॉलोनी बना ली।
अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में, जैसे सपोज कीजिए कि हमने अपने घर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगा लिए। जब वो सुरक्षा कर्मी लगा लिए तो सुरक्षा कर्मी हमारे घर की रक्षा करेंगे। वो सुरक्षा कर्मी थोड़ी देर के लिए, सपोज कीजिए कि हमारा शरीर के अंदर हमारा इम्यून पावर है, यानी हमारी प्रतिरक्षात्मक शक्ति है। अब वो शरीर के अंदर जब प्रतिरक्षात्मक शक्ति है तो वो शरीर के अंदर कार्य करेगी। जब वो शरीर के अंदर कार्य करेगी, उसी समय क्या होगा कि चमगादड़ देश ने विश्वव्यापी रूप से एक वायरस को बनाया, जिसे कि मैंने SARS-CoV-2 कहा, जिसे कि WHO ने कोविड-19 के नाम से बोला, जिसे पेंडेमिक का नाम दिया गया। उस पेंडेमिक को उन्होंने, WHO ने उसको पेंडेमिक घोषित किया। अब आपको ये देखना है कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे, जो कोरोना के वायरस आए उनसे लड़े, उनको उन्होंने दबा दिया, कुचल दिया, और कुचलने के बाद उन्हें हमारे शरीर पर विजयी नहीं होने दिया। जिनका इम्यून पावर था वहां पर वो विजयी हो गए, लेकिन जो भारत एक युवाओं का देश है, इसमें ज्यादातर लोगों के इम्यून पावर ने उनको, मतलब जो कोरोना के वायरस थे, जो डकैत थे, उनको डकैतों को कुचल कर डाल दिया। अब वो कुचलते कुचलते वो हमारे सुरक्षा कर्मी थक गए। जब थक गए तो वो थोड़ा सा आराम करने लगे। उसी समय जब वो आराम कर रहे थे तो वहां पर एक फंगस आता है। अब फंगस आ रहा, फंगस चुपचाप आया। चुपचाप आने के बाद मैंने कहा था नाक शब्द का ध्यान रखिए। नाक के माध्यम से आया। नाक के माध्यम से आने के बाद उसने नाक में गया। नाक से जाने के बाद में यहाँ पर और यहाँ पर ग्रंथियां जो कि आंख की साइड में जाती हैं, इन वेन्स को वो उसने डंप कर दिया, नष्ट कर दिया। जिसकी वजह से जब वो नष्ट हो गया तो उसकी स्थिति ये पैदा हो गई कि यहाँ पर आंखों को की रोशनी, जो आंखों को ब्लड पहुंच रहा था रोशनी के लिए, वो पूरा नर्वस सिस्टम हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे वो नसों को डंप कर दिया, तो आंखों की जो रोशनी पहुंच रही थी वो रोशनी खत्म हो गई। धीमे धीमे इसने माइकोसिस ने वो पूरे का पूरे आंख के अंदर अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। जब वो आंख के अंदर जाल उसने बुना तो उसका इतना तगड़ा अटैक हो गया कि आंख के अंदर अंधता आ गई, यानी हमारी विजुअलिटी धीरे धीरे जाने लगी। जब हमारी विजुअलिटी जाने लगी तो हमारी आंख को डॉक्टर ने उसको, चूंकि इसका एक ही उपाय है कि वहां पर ऑपरेशन करके इसको निकाल दो, तो हमारी आंख को उसने, डॉक्टर ने निकाल दिया। फिर यह क्या किया इसने कि वहां से निकल गया, बाई चांस थोड़ी सी चूक रही और ये मस्तिष्क में पहुंच गया। मस्तिष्क में पहुंचे आने के बाद ये इसने मेनिंजाइटिस नामक रोग पैदा कर दिया, जिसकी वजह से हम भूल में पड़ जाते हैं, चीज़ों को भूलने लगते हैं। वो मेनिंजाइटिस रोग पैदा कर दिया। फिर इसके बाद में ये लंग्स में भी गया, लंग्स में भी इसने अटैक किया। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि माइकोसिस में ऊपरी हिस्से में, यानी नाभि से ऊपरी हिस्से में ये लोग अटैक करता है। माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस अटैक करता है, हमारे मस्तिष्क को डंप करता है, हमारी आँख को डंप करता है, हमारी नाक को डंप करता है, हमारी कानों को ये डंप कर देता है, हमारे मस्तिष्क को बुरी तरीके से डंप कर देता है। और इसके बाद ये क्या करता है कि अपनी गिरफ्त में लेकर, इसकी मोर्टेलिटी रेट बड़ी हाई है और लगभग 70% के करीब इसकी मोर्टेलिटी रेट है। और वो वहाँ पर व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आने पर उस व्यक्ति को ये मार देता है। अब इसने अपना अटैक कर लिया। इसके बाद में सेम सिस्टम है। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो छोटे मोटे फंगस होते हैं उनसे तो हमारी शरीर झेल जाता है, लेकिन इससे नहीं झेल पाया। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंदर रिलेशन बिटवीन SARS-CoV-2 माइकोमाइसिस एंड रिलेशन बिटवीन SARS एंड
माइकोमाइसिस। माइकोमाइसिस और सार्स में क्या अंतर है, मतलब कि संबंध क्या है? माइकोमाइसिस और सार्स में विशेष भारी संबंध है। सार्स ने क्या किया कि हमारे जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, और मेडिसिन में एस्टेरॉइड मेडिसिन हैं, उसने हमारी इम्यून पावर को डंप कर दिया। जब हमारे इम्यून पावर को डंप कर दिया उसने, तो हम कहाँ से अपने इम्यून पावर को डेवलप कर पाएंगे? जब वो इम्यून पावर धीमे धीमे कम हो गया तो ये वहाँ पर अटैक कर गया, और अटैक करने के बाद में इसने अपने पूरी कॉलोनी बना ली, और कॉलोनी बनाने के बाद में इसने अपनी कहानी को वहाँ पर बनाकर एक अपना उपनिवेश बनाकर वहाँ पर बस गया, और उस व्यक्ति को धीमे धीमे खत्म करने लगा। इसके बाद में आता है म्यूकोमाइकोसिस। क्या एक कॉन्टाजीनियस बीमारी है? नो, म्यूकोमाइकोसिस कॉन्टाजीनियस नहीं है, यानी ये एक दूसरे के संपर्क में आने पर नहीं फैलती है। यद्यपि SARS-CoV-2 वायरस है, वो एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलता है। नेक्स्ट है कि इसके लिए एक इंजेक्शन, यानी तीनों वायरस के लिए, यानी ब्लैक, व्हाइट और येलो वायरस के लिए इन्होंने एक इंजेक्शन बनाया था। उस इंजेक्शन का नाम है LAMP, यानी आपका भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड ने LAMP यानी लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के नाम से एक इंजेक्शन को इजाद किया है, और इसे DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी अनुमति दे दी है। इसके बीच में आप ये देखिए कि जब RT-PCR से ये पकड़ में नहीं आता है कोरोना, और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, फिर कोरोना जैसे इसमें लक्षण दिखने लगते हैं, तो उस पीरियड में एक टेस्ट होता है HRCT। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। HRCT का तात्पर्य है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। इसका लक्षण है, मतलब टेस्ट है, और टेस्ट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी ब्लैक फंगस को इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब आता है आपको व्हाइट फंगस। पहले बताया गया था कि ब्लैक फंगस की अपेक्षा व्हाइट फंगस ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वास्तविकता यही है कि व्हाइट फंगस ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये भी उल्लेखनीय है कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के जो उदाहरण, मतलब मरीज देखने को मिले हैं, वो बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिले थे। व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस के लंग्स के अंदर इंफेक्शन करता है, और अपर, जहां पर ब्लैक फंगस लंग्स के अंदर इंफेक्शन करता है, अपर बॉडी पार्ट, ब्रेन, लंग्स, टीथ, माउथ को इन्फेक्ट करता है। हमने बताया था नाभि के ऊपर के हिस्से पर हमारा ब्लैक फंगस, यानी हमारे वायुमंडल में जो ब्लैक फंगस है वो अटैक करेगा। यद्यपि व्हाइट फंगस जो अटैक करेगा वो पूरी बॉडी पर करेगा, पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, जैसे नेल, स्किन यानी नाखून, त्वचा, पेट, हमारे गुर्दे यानी किडनी, ब्रेन, मस्तिष्क, प्राइवेट पार्ट यानी जननांग, माउथ, मुंह, चेस्ट, इसमें चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगी, यानी अब हम ये समझेंगे जैसी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी तो हम ये समझेंगे कि ये हमारे कोरोना के लक्षण है, और उस असमंजस में पड़ जाएंगे, हम डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे, डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा। और उसने जब ऐसे आपका HRCT टेस्ट कराया, यानी हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी टेस्ट को कराया, तब डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया। तब तक बहुत मतलब देर हो जाती है, और जॉइंट पेन भी होगा, इससे हम समझेंगे यानी आर्थराइटिस हो गया है, यानी बॉडी के अंदर जॉइंटों का दर्द को आर्थराइटिस कहा जाता है, वो दर्द हो गया है। लेकिन वास्तविकता में ये क्या है? ये व्हाइट फंगस है।
अब येलो फंगस क्या है? येलो फंगस के लक्षण आपका आलस आना यानी लेथार्ज, वेट लॉस होना यानी शरीर में वजन कम हो जाना, लो एपिटाइट यानी भूख का कम लगना, आपके आंख के नीचे की ये स्किन है, इस स्किन पर यहाँ पर पस पड़ जाता है जिसे कि हम मवाद कहते हैं, और ये मवाद आंखों की साइड से निकलने लगता है, और इसमें ये येलो फंगस चोट को हिंडर कर देता है, यानी चोट को ये सही नहीं होने देता है, चोट को चोटी बनाए रखता है, हिंडर कर देता है, और शरीर के ऑर्गन फेल हो जाते हैं। इसके अंदर जो शरीर के ऑर्गन होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि निक्रोसिस हो जाता है, यानी निक्रोसिस मतलब होता है सेल्स का डंप होना, निक्रोसिस हो जाएगा। इसका पता हमें एक्सरे और HRCT यानी हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी से पता लगाते हैं। 30-40% हाई ह्यूमिडिटी में रहने पर यह होता है, और येलो फंगस बॉडी के इंटरनली डेवलप होता है, यानी येलो फंगस खतरनाक है, ये बॉडी के अंदर इंटरनली डेवलप हुआ। अब एक बात और समझने की यहाँ पर कि तीनों फंगस का चमत्कार यही है कि यह हमारी नासिका के द्वारा यानी हमारी श्वसन नाली के द्वारा हमारे लंग्स में जा रहा है और हमारी बॉडी को प्रभावित कर रहा है। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि चाइना ने जो गरीब देश थे उन गरीब देशों को लोन देकर उन गरीब देशों ने अपनी नाक को बनाए रखने के लिए लोन लिया, और लोन देकर चाइना ने पूरा का पूरा उन गरीब देशों पर आक्रमण कर लिया, और आक्रमण करने के बाद में उन देशों का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर निक्रोसिस यानी सेल डेड हो जाती है, सेल डंप हो जाएगी। सेल डंप कब होगी? जब शोषण होगा। शोषण होगा तो सेल्स को यानी अंदर तक से इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देगा वो देश। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो देश अपनी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को खो देते हैं, और इसके जीवन में उदाहरण आप देख ही रहे होंगे जो समाचार पत्रों में काफी दिखाए जा रहे हैं। ये एक तरीके से नव उपनिवेशवाद मैंने समझाने की कोशिश की थी, इससे रिलेटेड करने की, और इसके द्वारा ये आपका ये पूरा का पूरा ये प्रकरण बना जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि इसमें ये है तीनों के तीनों फंगस डिसीज हैं, और ये खतरनाक इसलिए भी हैं कि जैसे कोई मरीज कोरोना से ही ये क्यों समझ में सामने आया, तो कोरोना से इसलिए समझ में सामने आया कि जब हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रयोग हम मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में कर रहे हैं, तो वहां पर एक तो सिलेंडर उच्च लेवल की क्वालिटी का नहीं बना होता, दूसरी बात यह कि सिलेंडर के अंदर जो डायरेक्ट हम ऑक्सीजन देंगे तो वो गड़बड़ होगी, तो इसलिए उसमें ह्यूमिडिटी वाल्व लगाया जाता है। यानी एक परख नली में सिलेंडर में आप देखेंगे तो एक परख नली में पानी भरा होता है, वो पानी डिस्टिल वाटर होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत से लोगों के संज्ञान में नहीं रहता, वो पानी को वो लोग साधारण पानी भर देते हैं उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि वो ऑक्सीजन उसमें डिप होकर जा रही है, ऑक्सीजन डिप होकर जा रही है और मास्क ऊपर लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर बताया था कि 30-40% यानी ये लिखा हुआ है कि आपका 30-40 हाँ ये लिखा हुआ है कि 30-40% हाई ह्यूमिडिटी में रहने पर, तो उसमें हाई ह्यूमिडिटी उपस्थित हो गई, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी हमारी लंग्स के अंदर नमी आ गई, और वहाँ पर म्यूकोमाइकोसिस यानी कवकीय बीमारी उत्पन्न हो गई। इससे हमारे वायुमंडल में ये उपस्थित रहता है। हम अपने हाइजीनिक इसके लिए हमारा सबसे अच्छा लक्षण ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह किए बिना, मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना हम किसी हालत में एंटी फंगल दवाई न लें। दूसरी बात ये कि डॉक्टर के सुपरविजन में रहें। तीसरी बात ये कि ये बहुत घातक बीमारी है, इससे हमें सचेत रहना है, डरना नहीं है, सचेत रहना, अवेयरनेस रहेगी तो हम इससे बचे रहेंगे। चौथी बात ये
कि इसके अंदर जितनी भी जो डिसीज आ रही हैं वो हमारी सेल्स को डंप कर रही हैं। और हम जानते हैं, हम आपको स्टार्टिंग के प्रथम वीडियो में बता चुके थे डिसीज के, कि सबसे पहला हमारी स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेल्स। तमाम सेल्स मिलती हैं तब वो एक टिश्यू बनाती हैं, और तमाम टिश्यू बनते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और तमाम ऑर्गन मिलते हैं तो बॉडी की संरचना करते हैं। जब हमारी छोटी इकाई सेल्स ही नष्ट हो जाएगी, यानी इसमें मैंने आपको बताया था निक्रोसिस हो जाता है, निक्रोसिस इसमें सेल डेड हो जाती है, तो हमारे शरीर में बचेगा क्या। इसलिए हम यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, और हम अपने नेचुरल जो फ्रूट हैं उन फ्रूट्स का प्रयोग करें, जिसकी वजह से हम हाइजीनिक बने रहें, ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन ना करें, जिसकी वजह से ये कवक संबंधी यानी फंजाई संबंधी बीमारी ना हो। और इसके बाद हम अपनी बॉडी का डायबिटिक है कि नहीं है इसको डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, और उसके बाद में हम अपने सही हो जाएंगे। इससे हम आज ये सीखे कि आपका कवकीय बीमारी में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कवकीय बीमारी है, जो हमारी सेल्स को, ऑर्गन को मतलब समाप्त करने का काम कर रही है। इनसे सचेत रहना है। अब इसके ऊपर आज के मैंने आपको पूरा मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको बता दिया था फंगस क्या होते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आप तीनों किसी भाई ने अगर अभी अभी ये वीडियो देखा है, इससे पूर्व के मेरे वो 2 वीडियो को और देख ले, जिसकी वजह से संपूर्ण समझ में आ जाएगी। और नोट्स बॉल पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाते जाएं, और आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन ये बायोलॉजी का समाप्त इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं कल जितने भी, यानी अब आपका मैंने करा दिया वायरस करा दिया, वायरस के बाद मैंने आपको करा दिया फंगस करा दिया। अब कल नंबर आएगा आपका बैक्टीरिया पर। कल मैं बैक्टीरिया का आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद बैक्टीरिया जनित बीमारियां, बैक्टीरिया लाभकारी हैं या हानिकारक हैं या दोनों हैं, इस संबंध में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे जय हिंद।